आज पूरी डिटेल में बात करेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर। ठीक है, तो अब तक जो भी लेक्चर हमने लिए हैं उसके अंदर हमने बात करी, इंडक्टेंस को लगभग कंप्लीट कर लिया है। पुराने लेक्चर के अंदर जीएमडी और जीएमआर के ऊपर मतलब सब कुछ मैंने बता दिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारे मेंबर्स हैं उनको मैंने ये भी बताया था कि डिराइव कैसे करे गए हैं, यानी कि जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके का आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए और आपसे कहा जाए इसमें जीएमडी जीएमआर निकालो, तो वो कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, वो सब कुछ मैंने चर्चा करी है, तो वो लेक्चर जाके देख सकते हो। ठीक है, नाउ आज हम लोग यहाँ पे इंडक्टेंस को निपटा देते हैं। अब तक इंडक्टेंस निपट चुका है। ठीक है, हमने डबल सर्किट लाइट में डिस्कस कर ली। नाउ अब बात करेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर। तो आर एल सी 3 पैरामीटर थे, आर बता दिया, एल बता दिया, आज कैपेसिटेंस और रह गया, तो इसको और कवर कर लेते हैं। 2-3 पार्ट्स में इसको कवर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो बेसिकली दो वजहों से कैपेसिटेंस पिक्चर के अंदर आता है। ठीक है, सही। एक होता है इन बिटवीन द कंडक्टर, यानी कि दोनों कंडक्टर के बीच में, दोनों कंडक्टर अपोजिट, यानी कि दो कंडक्टर हैं, अलग अलग पोटेंशियल पे हैं और बीच में एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर, इज नोन एज कैपेसिटेंस फॉर्म, कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर। तो एक तो ये हो गया, इसको हम कहेंगे कैपेसिटर बिटवीन कंडक्टर्स। ठीक है, एक तो ये कैपेसिटर बनेगा, कैपेसिटेंस का इफेक्ट आएगा। दूसरा क्या होता है, कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है तो ग्राउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दो अपोजिट चार्ज के कंडक्टर सेपरेटेड बाय द एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर ऑल्सो फॉर्म दी कैपेसिटेंस। तो दो तरीके के कैपेसिटेंस हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी शुरुआत में इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये पहले वाले कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटेंस फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट कंडक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। देन इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग ग्राउंड के इफेक्ट को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो बिटवीन कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि जब भी दो कंडक्टर जो कि डिफरेंट पोटेंशियल पे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंट पोटेंशियल, ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव पर हो और ये नेगेटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा पॉजिटिव पे हो और ये कम पॉजिटिव पे हो। ठीक है, तो दो डिफरेंट पोटेंशियल, यानी कि वेन एवर देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और दो कंडक्टर जो कि डिफरेंट पोटेंशियल पे हो और सेपरेटेड बाई एयर, एयर जो है वो एक्ट एज एन इंसुलेटर, वो एक इंसुलेटर काम करेगी। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो कभी भी दो कंडक्टर अलग पोटेंशियल पे होंगे, एयर से सेपरेट होंगे, तो कैपेसिटेंस बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल टू क्यू बाई वी। ये सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फिर बेसिक फिजिक्स में पढ़ते हैं, वही सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अभी आगे चल के इसका डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली क्या है कि कैपेसिटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। जैसा कि मैंने पीछे बताया, आर रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ये दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड थे। बिल्कुल इसी तरीके से कैपेसिटेंस भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है। जब हम बात करेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की, नाउ मीडियम का मतलब हम बता चुके हैं, 80 से लेके आई थिंक 200 किलोमीटर तक की बीच की जो लाइन होती है, उसको जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसको हम लोग मीडियम कह देते हैं। और 200 के ऊपर की लाइन, 200 किलोमीटर के ऊपर की लाइन को हम लोग सिंपली यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। तो 80 से अगर 200 डील करोगे तो कैपेसिटर का इस्तेमाल, जो कैपेसिटेंस लेंगे हम लोग, वो एज अ लम्प्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब 200 किलोमीटर के ऊपर की लाइन में चले जाओगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम इसका इस्तेमाल एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ही करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह ही इसको ट्रीट करा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है तो लम्प्ड की तरह यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एरर नहीं आएगा। लेकिन जब लॉन्ग की बात करेंगे तो बहुत एरर आ जाएगा लम्प्ड लेने पे, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ही इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि एक्चुअल में भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इट्स इफेक्ट इज डोमिनेटेड विद डिस्टेंस, ये भी हमें पता है कि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे लेंथ से डायरेक्टली बढ़ता है। देखो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ज़्यादा कैपेसिटेंस पिक्चर में आते जाएंगे, और वैसे वैसे ज़्यादा कैपेसिटिव इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेट करेगा। बिल्कुल वैसे ही इंडक्टर भी यही है, जैसे जैसे इंडक्टेंस लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ज़्यादा इंडक्टेंस पिक्चर में आता जाएगा। तो ये जितने पैरामीटर है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, सारे के सारे लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे इनके ऊपर डायरेक्टली असर देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल इफेक्टिव होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जब बात करेंगे, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इफेक्टिव होगा। यानी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जब भी डील करा जाएगा, शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, 80 किलोमीटर से छोटी लाइन, जब भी 80 किलोमीटर से छोटी लाइन के साथ डील करोगे तो वहां पर कैपेसिटेंस के इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कमजोर इफेक्ट होता है। तो याद रखना, कैपेसिटर के इफेक्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे अगर हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं। मीडियम एंड लॉन्ग में लेंगे, मीडियम में लम्प्ड और लॉन्ग में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की तरह। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिंगल फेज लाइन है तो मान के चलते हैं दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ए है एक कंडक्टर बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में सी ए बी नाम का एक कैपेसिटेंस डेवलप हो गया। ठीक है,
अब देखो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं प्लस क्यू था, और बी कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज मान के चलते हैं माइनस क्यू था, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। नाउ अब इनके बीच में कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है, ये हो गया सी ए बी। अब जब कैपेसिटेंस बन जाएगा तो एक सबसे पहले कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद बताऊंगा मैं। तो देखो कैपेसिटेंस सी ए बी इक्वल टू क्यू अपॉन वी ए बी, ठीक है, और ये क्या होगा, लाइन कैपेसिटेंस होगा, हम सब जानते हैं। यानी कि अगर मैं केवल कंडक्टर ए की बात करूंगा, यानी कि न्यूट्रल ले लेता, कंडक्टर एंड न्यूट्रल, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट होता, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस बनेगा न्यूट्रल एंड कंडक्टर के बीच में, इसको हम कहेंगे सी फेज। लेकिन क्योंकि ये दो कंडक्टर के बीच में बन रहा है, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, ठीक है, इसके बीच में बन रहा है, इसको मैंने लिखा है सी ए बी। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली द लाइन कैपेसिटेंस, लाइन कैपेसिटेंस। समझ में आ रही बात है, ये सारी बातें छोटी छोटी बातें लेकिन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये लाइन कैपेसिटेंस हो गया। लाइन कैपेसिटेंस अगर इसको सॉल्व करूंगा इस पर्टिकुलर को, तो यहाँ पे वैल्यू निकल गई 2 पाई एप्सिलॉन एल एन डी स्क्वायर बाई आर ए अपॉन आर बी। अब मान के चलते हैं दोनों जो कंडक्टर ले रहे हो, दोनों कंडक्टर आर ए, उनका जो रेडियस है आर ए और आर बी दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं और आर के बराबर रख देते हैं, यानी कि दोनों कंडक्टर का जो रेडियस है वो बराबर ले रहे हैं, दोनों सेम कंडक्टर का रेडियस ले रहे हैं। तो ऐसे में आर आ जाएगा, तो अब इसको यहाँ पे नीचे डी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसकी पावर को बाहर ले लोगे, तो पावर अगर बाहर ले लेंगे तो एल एन डी बाई आर की पावर 2, इसको 2 को बाहर ले लो, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या निकल गई, पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई एल एन इंटू डी बाई आर, फेराड पर मीटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ की बात क्योंकि हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला निकल के आ गया, तो इसको लिख लेते हैं। तो सी एल यानी कि लाइन कैपेसिटेंस, जब दो कंडक्टर हम ले रहे हैं उनके बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा लाइन कैपेसिटेंस, वो कितना होगा, पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई एल एन डी बाई आर। नाउ यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी हो गई, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर्स, तो रेडियस ऑफ कंडक्टर। अब देखो ध्यान रखना, रेडियस दोनों आर ए और आर बी दोनों के दोनों सेम रेडियस है, ठीक है, और उसकी जो हमने इक्विवेलेंट वैल्यू ली हुई है वो आर ली हुई है। अभी आगे चल के जब इसको हम जीएमडी और जीएमआर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, अभी आर याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईसीएल की वैल्यू है, यानी कि चार्जिंग करंट जो कैपेसिटर के अंदर फ्लो करेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर सी ए बी, तो कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की तरफ जो करंट फ्लो करेगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, उसको हम चार्जिंग करंट कह देंगे, चार्जिंग करंट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो ओमेगा सी ए बी इंटू वी ए बी। क्लियर हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना, एम्पेयर पर मीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये दो तीन चीज़ें फॉर्मूला याद रखने इसके अंदर, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया ना, ये समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर क्यों बन रहा है कंडक्टर के बीच में, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है। नाउ अब यहाँ पे एप्सिलॉन का क्या कॉन्सेप्ट है यार, इसको भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये मेटेरियल का पार्ट है, वहाँ पे मैंने पढ़ाया भी है, पर एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, देखो ध्यान रखना, म्यू एक होता है, इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी, बता दे रहा हूँ, सारे दोनों अंतर क्लियर हो जाएंगे। परमिएबिलिटी ना, परमिएबिलिटी जो है ये बेसिकली डील की जाती है जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जैसे कि इंडक्टर में बात कर रहे थे तो वहाँ पे परमिएबिलिटी की बात होती है। जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में आते हैं तो हम परमिटिविटी की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सेम है। परमिएबिलिटी की बात करें तो अगर कोई मान के चलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल रखा है हमने, ठीक है, उसको एक एच इंटेंसिटी में रखा, तो वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितना उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंट्रोड्यूस हुई, उसको हम कह देते थे, तो इसको हम डिनोट करते हैं बी इक्वल टू म्यू एच। तो म्यू ये बताता है कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितना अच्छे से, कितनी ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, कितना ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी उसके अंदर डेवलप हो रही है जब उसे इंटेंसिटी में रख रहे हैं, एच इंटेंसिटी में। ऐसे ही यहाँ पे परमिटिविटी क्या बताती, परमिटिविटी बताती है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक है, जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो कितना पोलराइज हो रहा है, ठीक है, जैसे ये कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, ये बताती है म्यू परमिएबिलिटी, ये मैग्नेटिक मटेरियल की बात हो गई। तो परमिटिविटी क्या बताती है कि जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक है वो कितना पोलराइज हो रहा है, समझ में आ रही, कितना पोलराइज हो रहा है जब उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जा रहा है। तो लगभग काम सेम है, परमिटिविटी का इस्तेमाल होगा जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, और परमिटिविटी का इस्तेमाल होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो परमिटिविटी की बात हो रही, तो एप्सिलॉन बेसिकली क्या होता है, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब स्पेसिफिक टू अ मीडियम, यानी कि स्पेसिफिकली मीडियम की बात हो रही है, स्पेसिफिक मीडियम की। जैसे मान के चलते हैं तेल ले लिया, ऑयल, तो ऑयल की परमिटिविटी कितनी है, तो उसको लिखेंगे एप्सिलॉन ऑयल, तो दिस इज योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल की परमिटिविटी है, ये समझ में आ रही बात है। तो दिस इज योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब किसी मटेरियल की परमिटिविटी। वहीं पे एक टर्म और होती है, एक होता है एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एयर की परमिटिविटी, एयर, या फिर कह सकते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बताती है, ये बताती है कि वैक्यूम की कैसी परमिटिविटी है, ठीक है,
ये बता रहा है कि वैक्यूम कह लो या फिर एयर भी ले सकते हो, एयर की परमिटिविटी कितनी है। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट कि एयर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो पा रही, कितनी पोलराइज हो पा रही एयर। तो एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हो गई, ये हो गई पर्टिकुलरली मीडियम की। अच्छा, अब जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी। हम लोग जनरली जब भी किसी टर्म जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा क्या होता है, रिलेटिव होता है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो है 2 किलो आलू हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, 1 kg जो होता है उसके 2 टाइम्स हैं ये आलू। समझ में आ रहा है? तो हमेशा क्या रेफरेंस क्या है, 1 kg है। तो हमेशा हम लोग रिलेटिवली मीजर करते हैं कोई भी क्वांटिटी को, जब भी मीजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की बड़ी ही महत्वता है। जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहती है कि कोई भी तुम डायलेक्ट्रिक लेके आए हो, उसकी परमिटिविटी एयर के रेस्पेक्ट में या कह सकते हो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कैसी है। तो परफॉर्मेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक कैसी है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यानी कि अगर हमें कोई जज करना है, मान के चलते हैं मैं कोई मेटल लेके आया, मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा डायलेक्ट्रिक है, ये कैसे कह पा रहा हूँ? तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा एयर में कैसा है। तो एयर की परमिटिविटी कैसी है और इस डायलेक्ट्रिक की कैसी है। अगर मान के चलते हैं इस डायलेक्ट्रिक की परमिटिविटी एयर से अच्छी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी डायलेक्ट्रिक की परमिटिविटी एप्सिलॉन को डिवाइड कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, एंड देन हमें पता चल जाएगा रिलेटिवली की कैसा है। तो रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली बताती है कैसी परफॉर्मेंस है किसी भी डायलेक्ट्रिक की जो तुम खरीद के लाए हो विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ना यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कह लो, ये क्या है, ये एक सेट स्टैंडर्ड है। दिस इज योर सेट स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और इसी के रेस्पेक्ट में सबकी परमिटिविटी निकाली जाती है। क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ रही है? ठीक है, तो परमिटिविटी जो वर्ड है जो अभी हम पीछे यूज कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी। पहली बात तो एक ये सीखने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मान के चलते हैं हम 2 मेटेरियल मार्केट से खरीद के लाए, एक ए है एक बी है। ए की परमिटिविटी एप्सिलॉन ए है, बी की परमिटिविटी एप्सिलॉन बी है। इसका मतलब अगर मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई कर दूं इन दोनों पे, तो ये वाला जो है एप्सिलॉन बी, क्योंकि एप्सिलॉन बी की परमिटिविटी ज़्यादा है, तो एप्सिलॉन ये वाला बी वाला जो मटेरियल है ये ज़्यादा पोलराइज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात ये? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर कोई 2 मटेरियल हैं, दोनों के दोनों मैंने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, ठीक है, दोनों मटेरियल थे, दोनों को सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अंतर क्या है कि जो परमिटिविटी बी की है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द परमिटिविटी ऑफ ए। ठीक है, यही तो डिफरेंस है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंपली बी, जब कुछ बी को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो ज़्यादा पोलराइज होगा। दैट इज़ द पॉइंट। तो आई होप अब तक बिल्कुल पिक्चर में क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है और उसका परमिटिविटी का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है या एयर कह लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, अच्छा अगर मैं एब्सोल्यूट की परमिटिविटी को शफल कर दूं तो इसको इधर भेज दो, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी को मैं एक इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल हम लोग अब लेक्चर में करेंगे। अच्छा, अब लेक्चर के अंदर अगर हम बात करें, अभी जो चल रहा है हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की। अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बड़े ध्यान से देखो, तो एयर ही तो है इंसुलेटर, एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर। ठीक है, एयर ही तो इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है। अब क्योंकि एयर एक्ट कर रही है इंसुलेटर की तरह और एयर की परमिटिविटी जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट होती है, तो इसीलिए, और एप्सिलॉन नॉट होती है, तो हम कह सकते हैं अगर ये जो एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको निकालोगे तो दिस मस्ट बी इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे में एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब भी हम एयर को लेंगे एज एन इंसुलेटर, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होगी वो 1 होगी हमेशा। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग एसएससी जेईई या की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं एग्जाम में, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। तो याद रखना रिलेटिव परमिटिविटी एयर की 1 ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ए एप्सिलॉन एयर की इक्वल होगी एप्सिलॉन नॉट के। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 हो जाए, क्योंकि एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन मीडियम की जो भी ले रहे हो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों अगर एक ही हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। दैट इज द केस। तो क्योंकि एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, ठीक है, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 1 है, तो इसीलिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है, तो आई होप सफिशिएंट डिस्कशन हो गया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता दो। अगर बड़ा डाउट है तो यहाँ पे एक मटेरियल की मेरी सीरीज चलती है, मटेरियल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स करके एक सीरीज होगी, जाके देख लेना प्लेलिस्ट, वहाँ पे इसको मैंने और डिटेल में बताया हुआ है। नाउ अब बात कर लेते हैं फेज कैपेसिटेंस की। अभी हमने लाइन देखा, अब फेज की बात कर लेंगे।
ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, अभी जो हमने देखा था पीछे, हमने क्या सीखा कि एप्सिलॉन जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट से, अगर एयर ले रहे हो, एयर एज एन इंसुलेटर, एयर एज एन इंसुलेटर अगर ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से, तो इसीलिए मैं फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम बात करें फेज कैपेसिटेंस की, तो फेज कैपेसिटेंस क्या होगा, कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच में, तो इसलिए कंडक्टर है और इसके भी यहाँ पे न्यूट्रल है, इनके बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा उसको हम कह देते हैं सी एन। इसी तरीके से न्यूट्रल और इसके बीच में कैपेसिटेंस बनेगा उसको कह देंगे सी बी एन, ठीक है, समझ में आ रही बात ये, सी एन एंड सी बी एन। तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं, डिस्टेंस डी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे, इसको सिंपली करोगे तो कितना निकल के आएगा, तो सी एन जो होगा वो इक्वल टू होगा सी बी एन, ठीक है, और इक्वल टू होगा 2 टाइम्स होगा सी ए बी के, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो दिस वन इज द न्यूट्रल, डी वन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, तो सी एन इक्वल टू बी एन। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो सी ए एन है, यानी कि ए फेज का, ठीक है, ए फेज का जो फेज कैपेसिटेंस है वो बराबर होगा बी फेज के कैपेसिटेंस के, ठीक है, और वो इक्वल होंगे 2 टाइम्स होंगे, इक्वल होके 2 टाइम्स होंगे लाइन कैपेसिटेंस के, यानी कि जो लाइन कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसके 2 टाइम्स होगी फेस कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो अभी हमने पीछे देखा था, जो लाइन कैपेसिटेंस होता था वो कितना निकल के आता था, वो निकल के आता था पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई एल एन डी बाई आर, ये निकल के आया था पीछे। अब जो फेज होगा यानी कि ए, दिस वन इज योर सी ए फेज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है सी बी फेज, ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ लाइन कैपेसिटेंस, दिस इज सी एल। तो अब क्या है 2 टाइम्स, तो इसके 2 टाइम्स होगा तो यहाँ पे 2 लगा दो, दैट इज द फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं, वापस मैं बार बार नहीं बताऊंगा एप्सिलॉन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से स्टार बार कर लेना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज योर फेज कैपेसिटेंस, ठीक है, फेज कैपेसिटेंस कितना होगा 2 टाइम्स होगा लाइन कैपेसिटेंस के, इक्वल टू 2 टाइम्स लाइन कैपेसिटेंस, और वो कितना होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एल एन डी बाई आर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। नाउ यहाँ पे चार्जिंग करंट निकाल लो, तो चार्जिंग करंट पीछे हमने लाइन करंट निकाला था, यानी कि ICL निकाला था, तो वो कितना निकल के आया था, वो निकल के आया था जे ओमेगा सी लाइन इंटू वी लाइन। यहाँ पे क्या होगा जे ओमेगा सी फेज इंटू वी फेज, सिंपली एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका चार्जिंग करंट। अच्छा कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मैंने देखो मेरी कोशिश है कि मैं सारे पार्ट कवर कर लूँ ताकि कोई भी ऐसा फॉर्मूला या पार्ट ना हो जो छूट जाए, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि GMD और GMR का इस्तेमाल अब कर लेंगे पिक्चर के अंदर। तो अभी हमने पीछे देखा कि फेज कैपेसिटेंस जो होता है वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एल एन डी बाई आर। अब देखो ये क्या है, रेडियस है कंडक्टर का, तो जब भी रेडियस की बात होगी और इक्विवेलेंट रेडियस की बात होगी तो वहां पे आएगा GMR पिक्चर में। एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, ये है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स। तो जब भी डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर की बात होगी और कई सारे कंडक्टर हैं तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस की बात होगी, इक्विवेलेंट डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा GMD, ठीक है। तो जब हम GMD और GMR को पिक्चर में ले आते हैं तो सी फेस कैपेसिटेंस जो होगा, फेस कैपेसिटेंस इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एल एन GMD अपॉन में GMR, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, फैराड पर मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है कि फेस कैपेसिटेंस का GMD और GMR के टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, कैच क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रखा है, GMD और GMR जो हम लोग इंडक्टेंस के केस में अडॉप्ट करते थे बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी चलेगा, बस एक अंतर हो जाएगा विद वन एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। और वो एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन है जब हम बात करेंगे सेल्फ GMD ऑफ कंडक्टर के बारे में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा इंडक्टर हम लेते थे तो उसके अंदर अगर कोई एक कंडक्टर होता था A, तो हम निकालते थे DAA, याद है DA, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सेल्फ GMD ऑफ कंडक्टर, इसको हम कहते थे सेल्फ GMD ऑफ कंडक्टर। तो ये जब भी लेते थे तो हमेशा हम लोग इसे R' लेते थे। तो जब ये तब होता था जब हम बात करते थे इंडक्टर की, लेकिन जब कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन करोगे तो उसके अंदर सेल्फ GMD ऑफ कंडक्टर का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो इंडक्टर के अंदर हम लोग R' लेते थे जो कि होता था 0.7788 R, लेकिन जब कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो ये चेंज होके हो जाएगा R, सिंपली R, मतलब ओरिजिनल रेडियस ऑफ द कंडक्टर, दिस R इज ओरिजिनल रेडियस, ठीक है। तो बात समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ये मतलब इसको समझने में, इस बात को ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें बहुत सारे नोट्स पलट के देख लोगे, ये चीज़ मिलेगी नहीं, डायरेक्टली उन्होंने आर लिखा हुआ है लेकिन ये सब बताया नहीं है कि क्यों लिखा है, अभी मैं सिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा यार, एकदम डेप्थ में बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक एक चीज़ के ऊपर मैं क्लियरिटी दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है।
तो जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन की, तो जीएमडी जीएमआर कैसे पिक्चर में आया ये तो हमने ऊपर सीख लिया, लेकिन जीएमआर के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जीएमडी तो वैसे ही रहेगा जैसे हमने इंडक्टेंस में निकाला, जीएमआर में क्या चेंज आ जाता है, सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर ये पिक्चर से गायब हो जाता है। इसीलिए बहुत बार तुमने अगर एमसीक्यू लगाते होगे तो जेई के क्वेश्चन लगाते होगे तो पूछा जाता है कि सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर, इसका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है। इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ना सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर, इसका इस्तेमाल किसके कैलकुलेशन में होता है, तो ऑप्शन होगा एल होगा, सी होगा, एल एंड सी बोथ होगा या नन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल एल। समझ में आ रही बात है क्यों, क्योंकि सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर की जब भी हम बात करेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं डी ए कंडक्टर की बात हो रही, वैसे तो सेल्फ जीएमडी, देखो थोड़ा क्लीन स्क्रीन क्लियर कर लें, देखो सेल्फ जीएमडी, ठीक है, ये क्या है, इसी को हम जीएमआर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर, दिस इज बेसिकली हम इसमें बात कर रहे हैं आर डैश की, सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, ये बी है, बंडल कंडक्टर ए, बंडल कंडक्टर बी, तो अगर मैं इसका सेल्फ का निकालूं तो जब हम बात करते हैं डी ए बी निकालते हैं, ये होता है दिस इज द सेल्फ जीएमडी, ठीक है। ये तो सेल्फ जीएमडी निकाल रहे हैं, डी ए बी और डी बी बी और डी बी ए, ये निकाल रहे हैं सेल्फ जीएमडी। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं डी ए डी बी बी, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर डैश होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑफ कंडक्टर नहीं लगाओगे और केवल ये लिखा है सेल्फ जीएमडी तो ये गलत है, तब ऐसा नहीं है। तो सेल्फ जीएमडी कॉन्सेप्ट एल एंड सी दोनों में इस्तेमाल होता है। हम बात कर रहे हैं सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर, अगर सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर मतलब कंडक्टर की अपनी, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डी ए, जब इसकी बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम आर डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आर डैश जो होता है दिस इज व्हाट यू कॉल सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर। तो ये हम लोग जब कैपेसिटर में जाते हैं तो ये डी ए जब आएगा तो सिंपली हम लोग उसे आर लिखते हैं, ना कि आर डैश। समझ में आ रहा है। तो इंडक्टर अगर लोगे, इंडक्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आगे मैं आपको इसका पूरा न्यूमेरिकल लिख करके दिखाऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल ही क्लियरिटी मिल जाएगी। तो जब भी हम बात करते हैं तो डी ए यानी कि जब हम इंडक्टर निकालेंगे इंडक्टेंस, तो वहाँ पे तो आर डैश आएगा, और जब कैपेसिटेंस निकालोगे तो जहां जहां आर डैश आ रहा था उसकी जगह सिंपली आर आएगा पिक्चर में, ठीक है। अभी मैं इसको करके दिखाता हूं। अब ऐसा क्यों हो रहा है पहले इसको समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो इंडक्टेंस के अंदर जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो इंडक्टर क्या करता था, एक उसका इंटरनल फ्लक्स होता था एल इंटरनल, एक उसका एक्सटर्नल फ्लक्स होता था एल एक्सटर्नल, और जो हम लोग टोटल इंडक्टेंस लेते थे एल टी वो इक्वल टू एल एक्सटर्नल प्लस एल इंटरनल दोनों लेके करते थे, सिंपल था, ठीक है। ये होता था जब हम सॉलिड कंडक्टर ले रहे होते थे रेडियस आर का। तो हम लोग इसको, ये इक्वेशन बड़ी लंबी आती थी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो इंटरनल को पिक्चर से बाहर करने के लिए हम क्या करते थे, एक वर्चुअल हॉलो कंडक्टर ले लेते थे। ये चीज़ मैंने इंडक्टेंस के लेक्चर में सिखाई हुई है, ठीक है, जीएमडी वाले में लेक्चर में भी सिखाई है, कई बार सिखा चुका हूँ। तो हम लोग क्या करते थे कि सॉलिड कंडक्टर को रिप्लेस कर देते थे एक हॉलो कंडक्टर से, वर्चुअल हॉलो कंडक्टर से, जिसका रेडियस आर डैश होता था, दिस इज द रेडियस, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये काम करते थे, क्यों करते थे, इस इंटरनल फ्लक्स को इक्वेशन से हटाने के लिए हम ऐसा ले लेते थे कि केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स ही रहे पिक्चर के अंदर। तो इससे क्या होता था कि जो टोटल फ्लक्स निकल के आता था उसमें केवल एक्सटर्नल पोर्शन इंक्लूड होता था। और मज़ेदार बात ये होती थी कि ये जो हॉलो कंडक्टर वर्चुअल हमने लिया है, इसका जो एक्सटर्नल फ्लक्स होता था वो सेम इंडक्टेंस क्रिएट करता था जैसा कि ये सॉलिड करता था। यानी कि अगर एक सॉलिड कंडक्टर है हमारे पास, इसका इंडक्टेंस एल है, तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं एक वर्चुअल छोटे साइज के हॉलो कंडक्टर से, वो भी सेम इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये होता था। तो ऐसे में इस हॉलो कंडक्टर की जो रेडियस होती थी आर डैश, वो हम हर जगह अपने ऊपर चिपका के चलते थे। तो इसीलिए सेल्फ जीएमडी ऑफ कंडक्टर जब हम बात करते थे तो आर डैश लेते थे 0.7788 आर, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इंडक्टेंस का। अब जब कहानी आती कैपेसिटेंस पे, तो कैपेसिटेंस की कहानी बड़ी अलग है। कैपेसिटेंस के अंदर जब भी सॉलिड लो या हॉलो लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, सॉरी कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो। तो हम अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जीरो है, केवल एक्सटर्नल फील्ड ही कैपेसिटेंस बना रही है। समझ में आ रही बात है। तो क्योंकि केवल एक्सटर्नल फील्ड ही कैपेसिटेंस बना रही है, तो यहाँ से पिक्चर में केवल एक्सटर्नल फ्लक्स, कंडक्टर के जो बाहर का फ्लक्स है, केवल वही टोटल कैपेसिटेंस बना रहा है। तो अंदर के रेडियस का कोई काम, मतलब अंदर के रेडियस का कोई मतलब ही नहीं, अंदर के कंडक्टर हॉलो हो या तुम्हारा सॉलिड हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अंदर का फ्लक्स लिया ही नहीं जा रहा है। सी टी इक्वल टू सी एक्सटर्नल है ना, अगर सी एक्सटर्नल प्लस सी इंटरनल होता तो हम यही काम करते जो हमने करा,
ये काम यहाँ पे भी करते। अब क्योंकि केवल एक्सटर्नल फ्लक्स ही कैपेसिटेंस सेटअप कर रहा है, तो CT क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है एक्सटर्नल फ्लक्स पे, एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इसीलिए हम लोग केवल सिंपली GMR में जब हम बात करेंगे सेल्फ GMD ऑफ कंडक्टर, तो वहाँ केवल R से उसे रिप्लेस कर देंगे। बहुत गहरी बात बताइए, आई होप समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग मैंने यार सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। ठीक है, तो क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इसीलिए जो कैपेसिटेंस था, क्योंकि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही थी, तो इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें आई। सो डेट इज़ द चेंज। इसीलिए यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है नोट करके, इसीलिए बहुत बार पढ़ा होता है कि जो सेल्फ GMD कॉन्सेप्ट है, सेल्फ GMD ऑफ कंडक्टर, वो यूज़ नहीं होता है कैपेसिटर की कैलकुलेशन में, ध्यान रखना। तो इसके ऊपर आपको SSC JEE में बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगा के देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई ना। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमें GMR कैलकुलेट करना है एल के लिए और सी के लिए, तो देखते हैं क्या अंतर आएगा। तो फॉर एग्जांपल अब ये देखो पूरा सिनारियो दिया हुआ है, ये बंडल कंडक्टर है, बंडल कंडक्टर है, यहाँ पे देख सकते हो दो का बंडल है। इंडक्टेंस निकाल लेते हैं। तो दो का इंडक्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमारे पास दो बंडल कंडक्टर होते हैं तो फॉर्मूला R' होता है 1/2, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे GMR ऑफ R फेज का निकाल लेते हैं, किसी एक फेज का निकाल लेते हैं, GMR ऑफ R फेज R' 1/2। अब R', अब देखो R' कितना, R की वैल्यू दे रखी 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 0.7788, दिस इज योर R'। और D यहाँ पे दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ 30 सेंटीमीटर लगा दिया कि पावर 1/2 निकाला, तो 5.92 सेंटीमीटर आ गया ना। ये आया इंडक्टर के केस में। लेकिन जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो मैंने बताया कैपेसिटेंस में सिंपली, बहुत ध्यान से समझ लो, कैपेसिटेंस में अगर यही दो बंडल कंडक्टर हैं, बहुत ध्यान से समझ लो फॉर्मूले का अंतर, इसके बीच की डिस्टेंस है D और रेडियस है R। तो अगर इंडक्टेंस निकाल रहे हो तो ये वैल्यू निकल के आती थी R' की पावर 1/2, अगर कैपेसिटेंस निकालोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी RD 1/2, बस ये चेंज आ गया। तो यहाँ पे R' की जगह R आ जाएगा। ठीक है, R' की जगह R आ गया, D की जगह D रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 1.5 इंटू 30 की पावर 1/2 निकल के आया 6.708 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेट इज द डिफरेंस बिटवीन GMR ऑफ कैपेसिटेंस एंड GMR ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, ना अब D निकाल लेते हैं, GMD, डायरेक्टली GMD निकाल लो। तो फॉर बोथ GMD सेम रहेगा, चाहे L निकालो चाहे C निकालो। तो GMD क्या होगा, इनके बीच की इक्विवेलेंट डिस्टेंस, तो इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस, एंड देन एनी फाइनली इसके बीच की डिस्टेंस। तो मार्क कर लेते हैं। तो DRY के बीच की दूरी, DYB के बीच की दूरी एंड DBR के बीच की दूरी, ठीक है, की पावर 1/3, सिंपली है। अब RY के बीच की दूरी देख लो, तो R से Y के बीच की दूरी, तो यहाँ सेंटर से ले लो, तो सेंटर का मतलब हो गया 15 सेंटीमीटर इधर और 15 ये, तो 15.5 इधर और यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, यही तो ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन में गलत क्या होगा, हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग DRY को ले लेंगे 15 मीटर और क्वेश्चन तुरंत ही गलत हो जाएगा। आपको क्या याद मैंने बताया था, हमेशा बंडल के सेंटर से होती दूरी, जब अभी मैंने आपको जो आपने क्वेश्चंस करे होंगे मैंने प्राइम वाले ग्रुप में डाल रखे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा सेंटर से दूरी होती है। तो बंडल कंडक्टर अगर ये है तो इसके सेंटर से दूरी होगी यहाँ से। दिस शुड बी योर DRY, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी योर DRY। ऐसी यहीं सेंटर से लेके यहाँ के सेंटर के बीच की जो होगी, दिस शुड बी योर YB। और यहाँ से सेंटर से लेके ये जो पॉइंट है इसके बीच की दूरी होगी DRB। तो दीज आर द डिस्टेंसेस। अब इसको ध्यान से कैलकुलेट करो। तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 दे रखी है, तो ये कितनी हो गई, ये 15 सेंटीमीटर हो गई इधर, और यहाँ से यहाँ बढ़ जाओ 15 सेंटीमीटर इधर, तो दिस शुड बी और 15.3 मीटर। ठीक है, तो 15.3 मीटर हो गई। ऐसे ये 15 और ये 15 इधर की, दिस इज द 15 एंड दिस इज अगेन 15, तो 15 15 30, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 15.3 मीटर। ठीक है, तो DRY 15.3, DYB 15.3। ना अब क्या बचा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 15.3 कितना हो गया 30.6, लिख दिया 30.6 की पावर 1/3। सॉल्व करोगे 19.28 मीटर निकल के आ जाएगी। दिस इज द GMD। तो इस तरीके से हम लोग GMR एंड GMD कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर L एंड C। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैंने कैलकुलेशन से भी करके बता दिया है कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं ना। यहाँ तक अभी तक जो भी लेक्चर देखा इसके अंदर हमने बात करी थी बेसिकली दो कंडक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कि अपकमिंग लेक्चर में बात करूंगा कि कैपेसिटर और मतलब कंडक्टर और अर्थ के बीच में, कंडक्टर और अर्थ जो है तुम्हारी मदर अर्थ हमारी धरती माँ, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे, यानी कि अर्थ कैसे अफेक्ट करती है कैपेसिटेंस को। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि लाइन के अंदर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, अभी बीच में एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोग अगर अच्छे क्वेश्चन पूछते हो तो मैं उसको वीडियो के रूप में ज़रूर बनाता हूँ। तो एक चैनल पे कमेंट आया था कि पूछा गया था कि एल और सी कैसे लाइन को अफेक्ट करेंगे, मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंस है और क्या क्या पैरामीटर्स, हम क्यों एल को क्यों बढ़ाना कम करना चाह रहे हैं और सी को क्यों, यानी कि जनरली आप देखोगे तो हर बार मैं बोलता हूँ एल को हमें कम करना है और सी को बढ़ाना है, ऐसा क्यों बोलता हूँ, इसकी चर्चा करेंगे। इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर में बड़े अच्छा लेक्चर होगा, उसमें ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल करूँगा मैं, तो बहुत ही अच्छा लेक्चर है, उसको ध्यान से देखना, अभी अपकमिंग सीरीज में वो भी आएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जितने भी पार्ट हो रहे हैं अभी तक, मैंने इसको कई सारे पार्ट में आरएलसी पैरामीटर के ऊपर मतलब मैंने 7 से 8 लेक्चर तैयार किए थे, तो 4-5 लगभग आ चुके हैं और बचे हुए जो आ रहे हैं, इन सब की पीडीएफ मैं एक साथ शेयर करूंगा, एक ही पीडीएफ में ये सारा पूरा एक सीरीज में आपको एक कॉमिक की तरह पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगेन इसको मैं प्राइम वाले ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो ज्वाइन कर लो, 60 रुपये बहुत छोटी रकम है, वहाँ पे जाके इसे ज्वाइन कर सकते हो। जाते जाते ये 2 वीडियो सजेस्ट करूंगा, अगर आप कैपेसिटर के बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस, इसको एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सीरीज करके एक है, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स बताए हैं मैंने इसके अंदर। साथ ही साथ बैटरी और कैपेसिटर के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या कैपेसिटर को जगह बैटरी का इस्तेमाल कब करना है और कब बैटरी लेनी है कब कैपेसिटर लेना है, इसके ऊपर चर्चा करी है मैंने यहाँ पे, तो इसके लिए राइट वाला लेक्चर देख सकते हो, तो जाके देखो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।